सास बहू की कहानी, बहू के संस्कार। रीता ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। सीमा जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं तो एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती है तो एक ही लेती है, उसमें भला क्या पूछना। सीमा जी, जुबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब दिया, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। रीता बोली, माँ जी आप मेरे संस्कारों की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। रीता इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रीता के ससुराल में रोज रोज होता है। उसके और रमेश के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूँ भी नहीं किया रीता ने। बस सुबह से शाम सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की ही खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें सीता सास को रीता छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रीता से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते सीमा जी को, जो सीमा जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, सीमा जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है अब तक एक सुनाई हो सीमा जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने के लिए तैयार थी सीमा जी। दूसरी तरफ बेचारी रीता गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो रमेश ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रीता भी रमेश की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया उसने ननंद और देवर को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि रमेश को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रीता का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो रमेश रीता को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वह सीमा जी की करेले से भी कड़वी बातें को शहद की तरह घोल कर पीती रही। 1 साल पहले ननंद रानी भी अपने घर से विदा हो गई, पर अब रीता जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, रीता ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन कुछ कम हो जाएगी। रीता खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। शीतल जी,
इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रीता दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे पूनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना पूनम? गुस्से में अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? पूनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर सीमा जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। सीमा जी, पूनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ है? पूनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा जा अपने मायके। हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। सीमा जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की। मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही है। पर रमेश के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे रमेश और तेरे बाप को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रीता, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले पूनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। पूनम, बताओ ना क्या हुआ? जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। सीमा जी, हाँ, तुझे तो मेरी पूनम भी गलत लगेगी। जब से आई है हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। माँ जी, मैं पूनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए पूनम, क्या बात हुई? पूनम फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए। किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती है। मैंने बस इतना ही कहा मैं किटी जा रही हूँ। मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े। कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननन के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रीता ननन की पूरी बात सुन पूनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है पूनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। सीमा जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननन को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती है। और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत माँ जी। ये आपके ही संस्कार है जिस कारण पूनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननंद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में
आई थी 9 साल की थी पूनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा पूनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। पूनम क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन पिताजी बीमार रहते हैं। आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के लिए ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा। पर रोज रोज माँ जी के ताने भी सहने पड़ते। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, ये ज़माना मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरे गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कहीं मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वह होती। आप अच्छे से जानती हो पूनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली है जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती है? आपके घर निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रीता भाभी पूनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा। वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ। मैं बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ पूनम को लेने। पूनम क्या भाभी, क्या आप सच कह रही है? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म कर बहुत आसानी है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से रहिए, किटी पार्टी चाहिए। पूनम क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही ना समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रीता अरे बस बस दीदी, आपकी इस मासूमियत भरे बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। पूनम अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रीता ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। पूनम झेंप गई। तब तक रमेश और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी अरे सीमा, ये क्या हो रहा है?
दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। सीमा जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। सीमा जी आज रीता को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। सीमा जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रीता जैसी बहू सबको देना। रीता भी अपनी सास को निहारती रही। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रीता ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रीता बहुत खुश थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।